प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न पत्र है जो वो करेंगे। ये सैम्पल पेपर का व्याकरण वाला भाग है जो उसे हम करेंगे। 16 नंबर की ये व्याकरण है और हर एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है। तो ज़रा थोड़ा सा समझें। और ये जो 16 नंबर है इनमें से कम 14 या 15 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। 14 या 15 नंबर इसमें आराम आ जाएं तो आराम से आप हिंदी में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आओ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद में करने हैं। MCQ है और भी फ़ायदा है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके उसका उत्तर है बना ले और फिर MCQ में चेक कर सकते हो आराम से, ताकि आपका उत्तर आपको पता चले कि कौन सा इसमें से सही है। तो आसानी से आप ये कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसे ही सूर्योदय हुआ फूल खिल उठे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही मतलब आप समझिए, जैसे ही जो शब्द है ना वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इसने मैं पूछा ये हमारा मिश्र वाक्य है, तो हमने इसका सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य बनाने के लिए क्या होगा, एक ही क्रिया होगी और जो ये है जैसे ही वैसे ही ये सब हट जाएंगे। तो इसमें हमारा आएगा सूर्योदय होते ही फूल खिल उठे। ये इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया। इसका मिश्रित वाक्य क्या होगा। अब ये हमारे पास सरल वाक्य है, हमने इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। अब जैसे ही वैसे ही मिश्र वाक्य की पहचान है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह परिश्रम करने के कारण सफल हो गया। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य क्या होगा। अब जो संयुक्त वाक्य में हमें पता है कि 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई एक योजक शब्द होगा। तो हमने क्या किया, उसने परिश्रम किया और सफल हो गया। यहाँ पर और है ना जो ये योजक शब्द है और ये 2 शब्दों को 2 वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। अब हमारे पास 4 वाक्य हैं, हमने इनमें से मिश्र वाक्य छांटने हैं। तो मिश्र वाक्य की पहचान देखिए, पहला जो उपवाक्य है उसके ऊपर एक वाक्य डिपेंड होगा, आश्रित होगा, निर्भर होगा। ठीक है, मतलब पहले जो वाक्य है उसमें कुछ ना कुछ बात कही जाएगी जो अधूरी होगी और जो दूसरा वाक्य है वो उसको पूरी करेगा। तो ये मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, दूसरा है जो वाक्य है, रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। ठीक है, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। उसके बाद यदि रामू को सामान खरीदना है तो वह बाजार चला जाए, ये भी मिश्र वाक्य ही है। ये हमारा अगला है, इसमें 5वां है जो जैसे ही सूची 1 और सूची 2 है जो इन दोनों को ना सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है, उचित मिलान करना है। तो इसमें क्या होगा, वाक्य हमारे पास होंगे, हमें छांटने हैं कि कौन सा वाक्य है तो उसके साथ उसको मैच करना है। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। जैसे ही वैसे ही हमें पता है मिश्र वाक्य की पहचान है। तो देखो मिश्र वाक्य कौन सा है, तीसरा। तो ए का 3 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, पहला और दूसरा ऑप्शन है, इसमें ए का 3 है। तो अब हमें देखना है सेकंड वाला वाक्य कौन सा होगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। अब वर्षा होते ही मोर नाचने लगे तो ये सरल वाक्य है, तो इसका मतलब बी का 1 होगा। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये हमारे हो गए वाक्य रचना के आधार पर। आगे देखते हैं हम, दूसरा है जो हमारा प्रश्न वो है वाच्य। वाच्य में क्या होगा, अब वही सेम आपको MCQ है, आपने इसमें से वाच्य है जो वो सही तरीके से करने हैं। तो पहला है जो प्रश्न वो है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, मतलब उचित मिलान करना है। तो उचित मिलान करने के लिए हमें वाक्य को सही से पढ़ना होगा। शाम से पानी नहीं पिया जा रहा है। ठीक है, अब पिया नहीं जा रहा है, अब यहाँ पर
न पीने का भाव है जो व्यक्त हो रहा है, तो सीधी सी बात है, तो ए का 3 है, मतलब भाववाच्य है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ से देखना है कि ए का 3 है तो भाववाच्य है। अब हमने हमारे सामने देखे ना, तीसरा और चौथा ऑप्शन है ना, दोनों में ही 3 है पहला ही। इसका मतलब हमें और एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, हमें बी का ढूंढना पड़ेगा। श्याम के द्वारा पानी नहीं पिया गया। अब हमने देखा के द्वारा आया है, तो के द्वारा है जो कर्मवाच्य की पहचान होता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य की पहचान होता है, इसका मतलब बी का है 2 आएगा, तो इसका मतलब सही ऑप्शन हमारा 3 है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो आगे देखिए, इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, हमारे पास वाक्य दिए गए हैं और इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण हमने छांटना है। कर्मवाच्य में हमें पता है से, के द्वारा ये पहचान होती है, तो सीधी सी बात है, सेकंड क्वेश्चन में द्वारा लिखा हुआ है और बाकी किसी में नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है तीसरा, इनमें भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण छांटना है। अब भाववाच्य में क्या होता है, किसी काम को न करने की असमर्थता दिखाई जाती है, जताई जाती है, भाव व्यक्त किया जाता है। तो इसमें देखो, मोहन से चला नहीं जाता। अब कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, इसीलिए मोहन से चला नहीं जाता, तो यहीं पर पता चल गया कि यहाँ पर उसकी असमर्थता का या कार्य न कर सकने की वो है, भाव है, वो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, इसका कर्तृवाच्य होगा, हमें ना इसका कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है और हमने देखना है ये वाक्य कौन सा है, तो हम देखेंगे द्वारा, से, ये सब हमारे कर्मवाच्य में आते हैं, तो कर्मवाच्य को हमने कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता ने, मतलब ने है जो, वो इसकी पहचान है। तो यहाँ पर देखिए, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। अब हमने इसमें क्या करना है, राजा के साथ ने शब्द का प्रयोग करना है, विभक्ति ने है जो, उसको लगाना है। तो ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में से एक ही ऐसा वाक्य है जो इस हमारी इस नियम को पूरा करता है, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चे, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, इसका भाववाच्य होगा। अब हमने इसका ना भाववाच्य बनाना है, हमें भाववाच्य की पहचान पता है कि किसी काम को न करने पाने की असमर्थता दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, दर्द से वह खड़ा हुआ, ये भी गलत होगा, दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, ये भी गलत होगा। तो इसमें जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया, भाववाच्य यहाँ पर हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए बच्चे, प्रश्न है अगला, पद परिचय। पद परिचय में क्या होगा, हमें पूरी व्याकरण का इसमें ध्यान रखना होगा, तभी हम पद परिचय कर पाएंगे। पद परिचय की एक पहचान ये भी हो जाती है, अगर आपको एक दो ऑप्शन भी सही पता है ना, तो एमसीक्यू में ये फ़ायदा होता है कि आप जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसकी भी हम एक ट्रिक बताते हैं, इसमें ध्यान से सभी सुनेंगे और समझेंगे। अब देखिए, पद परिचय में क्या है, पहला ही वाक्य है, हम देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हो जाते हैं, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसी का पद परिचय हमने देना है। तो होना और जाना दोनों ही क्रियाएं हैं। ठीक है, दोनों ही क्रियाएं हैं और ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है उसमें सकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों में है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं देखना, क्रिया को ही देख लेना है कि वह सकर्मक है अकर्मक है। ठीक है, वो सकर्मक है क्योंकि यहाँ पर कर्म भी दिया गया है, अगर कर्म नहीं दिया होता वो अकर्मक क्रिया होती, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंडों में एक प्रश्न हल हो गया है। आगे देखिए वहाँ अब अत्यधिक लोग जमा हो गए थे। अब यहाँ पर अत्यधिक शब्द है जो, वो है ना, किसी न किसी संख्या के बारे में बता रहा है, कम, ज़्यादा, अधिक, इसके बारे में बता रहा है। अब हमारा मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सबसे पहले पॉइंट होगा वो संख्यावाचक होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें संख्यावाचक विशेषण बताया गया है।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी हमने देखना ही नहीं है क्योंकि किसी में संख्यावाचक विशेषण है ही नहीं है, और अत्यधिक है ना जो, वो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अधिक, कम, ज़्यादा, बहुत, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए तीसरा है जो, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हमने पर्वत शब्द को अंडरलाइन किया है, इसी का हमने पद परिचय देना है। अब पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, चार ऑप्शनों में देखिए पर्वत है जो वो एक जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, इसके बारे में देखेंगे तो उत्तर है ना जो जल्दी आ जाएगा। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब बाकी चार ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जातिवाचक है, इसका मतलब दो एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तीसरा और दूसरा, बस इन्हीं में से हमने आंसर को ढूंढना है। तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद क्या है, ये जो पर्वत है ना वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? वो पुल्लिंग है भाई, पुल्लिंग हो गया। तो दोनों में ही सेम नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है जो उसमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है, पर्वत स्त्रीलिंग नहीं है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हमने कर दिया है। बचा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत हुए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। इस तरीके से एलिमिनेट करने के बाद भी हम आंसर को ढूंढ सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी, इसमें जब शब्द का हमने पद परिचय देना है। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, मतलब जब है ना जो, वो हमें किसी समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, समय के बारे में बता रहा है, और समय है ना जो हमारा, वो व्याकरण में काल के अनुसार हम बताते हैं। काल जो है वो हमें समय के बारे में बताता है। अब चारों ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, कालवाचक कौन से ऑप्शन में है? अब कालवाचक पहला ही ऑप्शन है, इसका मतलब हमारे तीन ऑप्शन गलत हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जब शब्द है ना जो, वो काल के बारे में, समय के बारे में बता रहा है। तो ऐसे हम आंसर 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, किसी ने मेरी किताब ले ली, यह फसल किसी जानवर ने खाई है। इसमें दोनों में किसी शब्द है जो वो अंडरलाइन किया गया है। तो पहला जो किसी है उसके बारे में जानते हैं कि किसी ने मेरी किताब ले ली, मतलब किसी व्यक्ति ने तो ली है, लेकिन हमें नहीं पता वो किसने ली है, मतलब हमें पक्का नहीं पता वो किसने ली है। अब है तो ये सर्वनाम है, क्योंकि किसी शब्द है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो ये सर्वनाम है, लेकिन हमें पर्टिकुलर नहीं पता ये किसने पुस्तक ली है। तो भाई निश्चयवाचक नहीं हो सकता, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है पहले वाला किसी शब्द है जो, ठीक है। और सेकंड वाला है ना जो, किसी जानवर ने खाई है, मतलब किसी है जो है तो सर्वनाम है, लेकिन किसी जानवर की विशेषता बताने के लिए इस सर्वनाम को प्रयोग किया गया है। इसका मतलब प्यारे बच्चे, ये है ना जो किसी शब्द, वो सार्वनामिक विशेषण बन गया, क्योंकि ये किसी न किसी जानवर की विशेषता बता रहा है कि किसी जानवर ने ये खाई है। तो ये है सर्वनाम है, लेकिन विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो इसका बच्चे जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये हमारे हो गया पद परिचय। आगे देखिए बच्चे, अलंकार। अलंकार में भी वही है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और बड़े ध्यान से करने हैं। अब देखिए पहला ही प्रश्न है, स्वर्णशालियों की कमलें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही। अब यहाँ पर मानो शब्द हमने देख लिया। अब मानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, मनु, जनु, जानो, जनु, ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। तो सबसे पहले तो हम इसके आधार पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है जो वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मीनिंग भी देख लेते हैं। इसमें धान की जो पकी हुई बल्लियाँ है ना, उनकी लाइन के बारे में उनको ऐसे बताया गया कि मानो वो लाइन बनाकर खड़ी हैं, तो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे देखिए बच्चे, सेकंड है जो, अजौ तरयोनो ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। इस पंक्ति का में अलंकार बताना है। अजौ त्रियोनो ही रहो, यहाँ पर देखिए तरयोनो शब्द है ना जो, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो है कान का आभूषण, और दूसरा है बच्चे जो तिरा नहीं है, मतलब जो पार नहीं हुआ है। अब जब एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हैं, तो सीधी सी बात है अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार है।
आगे देखिए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब जरा ध्यान से देखो, लो यह लतिका भी भर लाई। अब लतिका होती है लता, बेल। अब बेल है जो गागरी पानी की भर कर ले आई, मतलब बेल को हमने यहाँ पर एक लड़की के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पर लड़की की तरह हरकतें कर रही है, मतलब वो पानी भर के ला रही है, कार्य कर रही है, गतिविधियाँ दिखाई जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चे, जब एक निर्जीव वस्तु को मनुष्य की भांति गतिविधियाँ करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें अलंकार हमने छांटना है। देखो जरा ध्यान से, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत है जो पीला, पीले वस्त्र है जो, पीतपट मतलब पीले वस्त्र। तो यहाँ पर बात की गई है कि मनो नीलमणि शैल पर। अब मानो नीलमणि के पर्वत पर सूरज का प्रताप, वो जो रोशनी है, वो गर्मी है, वो आ रही है। अब नीचे वाली लाइन है जो उसमें मानो शब्द आ गया ना, इसका मतलब बच्चे वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर बात कही गई है कि श्री कृष्ण जी पीले रंग के वस्त्र पहनकर एक शिला पर बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज उगता हुआ प्रकाश अपनी गर्मी है जो वो दे रहा है। तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे देखिए बच्चे, हाथों से उठा गिरी को, कंदुक भांति उछाल निशिचर ओंकार भरते हैं। पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि कुछ बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। कैसे कही गई है, जरा ध्यान से देखो। हाथों से उठा गिरी को, एक गिरी पर्वत है, हाथों से पर्वतों को उठा करके कंदुक भांति, कंदुक होता है गेंद, गेंद की भांति उछाल रहे हैं राक्षस। और यहाँ पर देखो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, क्योंकि पहाड़ है जो पर्वत है उसको हम गेंद की तरह उछाल उछाल कर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये हो गया बच्चे अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये हमारे 16 नंबर की व्याकरण थी, हमारी हो चुकी है। तो अगर इसको ज़रा ध्यान से करोगे, जितने भी उदाहरण करवाए जा रहे हैं इन्हीं में से प्रश्न आएंगे पक्का, क्योंकि यही उदाहरण घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। बस आपने समझना है कि अलंकार कौन सा है, कैसे आपने छांटना है, पहचान कैसे उसकी करनी है। तो आशा करती हूँ बच्चे वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी तरीके से जो उदाहरण है वो भी समझ में आए होंगे। तो बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है या किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।